नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज। और हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं हर हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो कि टेक्निकल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एसएससी जेईई हो गया, स्टेट एई हो गए, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉन टेक भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए हम ये आपके लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपके लिए हर वीक एक नया ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपसे कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्स के लिए वो मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है। तो पहली न्यूज़ आपके सामने है कि अबू धाबी में जो इंडिया का पहला टेंपल है, वो इनॉग्रेट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि अबू धाबी जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पे हम अपना पहला हिंदू टेंपल जो है वो इनॉग्रेट करने वाले हैं। और ये इनॉग्रेशन कौन करने वाला है? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी करने वाले हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे फोटो भी मैंने लगाई हुई है, तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कैसा लगने वाला है हमारा टेंपल। तो ये देख लीजिए, वो मंदिर है जिसका उद्घाटन करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी 14 फरवरी के दिन। और इसकी जो कुछ कुछ खासियत हैं वो आपके सामने मैं यहाँ पे मेंशन करी हुई है मैंने। तो पहली जो चीज़ इस मंदिर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्घाटन होने वाला है 14 फरवरी को, वो ये है कि ये अबू धाबी के किस एरिया में लोकेटेड है। तो इस एरिया का नाम है अबू मुरीखा एरिया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने कई बार पेपर्स में देखा हुआ है कि एसएससी जेईई में या फिर स्टेट एई में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्लेसेस के नाम क्या हैं जहाँ पे वो इंपॉर्टेंट कोई भी घटना हो रही है। तो इसलिए अबू धाबी में तो ये उद्घाटन हो रहा है इस मंदिर का, पर इस जो ये जगह है जहाँ पे इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उस जगह का नाम क्या है? अबू मुरीखा एरिया। तो आपको मैं एक बात और बता ही देता हूँ यहाँ पे लगे हाथ, जब हम यूएई के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं यूएई के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अबू धाबी जो है वो 7 इमीरेट से मिलकर बना है। इनसे मिलकर बना हुआ है ये 7 इमीरेट। इमिरेट्स यानी कि आप कह सकते हैं कि अलग अलग आइलैंड्स हैं जिनको मिला करके यूएई बना हुआ है। अब ये जो 7 इमिरेट्स हैं इनके नाम क्या हैं? अबू धाबी, जो कि सबसे फेमस है, और ये कैपिटल भी है यूएई की। ये हो गई हमारी फर्स्ट इमिरेट। सेकंड इमिरेट जो है इसका नाम है दुबई। सेकंड इमिरेट क्या है? इसका नाम है दुबई। थर्ड इमिरेट जो है इसका नाम है शारजहां। शारजहां, आपने इसका नाम सुना होगा। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत ही बड़ी क्रिकेटिंग पारी खेली थी, इसकी वजह से शारजहां जो है वो इंडिया में काफ़ी फेमस हो गया था। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट जगह है इसका नाम है अजमान। अजमान नाम है इसका, AJMAN। और ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसका नाम है उम अल कुआ अल कुवैन नाम है। तो हमारा जो सिक्स इमिरेट है इसका नाम है रास अल केईमान। रास अल केईमान नाम है सिक्स इमिरेट का। और जो सेवन्थ इमिरेट है, इस इमिरेट का नाम है फुजैरा। फुजैरा, FUJAIRAH। तो ये 7 इमिरेट से मिलकर के यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बना हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए वो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, और वो बोलेंगे कि इनमें से कौन सा जो नाम है वो यूएई की एक इमिरेट में नहीं काउंट होता है। तो इसलिए आपको ये सातों के बारे में आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको रट्टा मार लीजिए, पर फिर भी आपको एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए ताकि आप एलिमिनेट कर पाएं ऑप्शन कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इस मंदिर का कि ये कहाँ पर लोकेटेड है? अबू मुरेखा एरिया में लोकेटेड है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इस अक्षरधाम मंदिर के बारे में, जो कि यूएई में बनने वाला है, कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है। जो सबसे मेन जो यहाँ पे पत्थर यूज हुआ है वो पिंक सैंडस्टोन पत्थर है, जिसका यूज किया गया है इस मंदिर को बनाने में। ये देख लीजिए आप फोटो, तो ये सारी ये पिंक कलर का मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा पिंक है। तो ये पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये 7 जो है, ये यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं 7 किले हैं। ये बीच वाला तो मान लीजिए मंदिर है, ये वाला जो है ये मंदिर है, इसके अगल बगल ये 7 किले हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये मिला लेंगे आप 7। तो ये 7 जो किले हैं ये दिखाते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो 7 किले हैं उनको एक तरीके से दर्शाते हैं, जो 7 जो मीनारें यहाँ पे बनाई गई हैं मंदिर की वो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्षरधाम का मंदिर है, तो अक्षरधाम जो है वो एक संस्था द्वारा, एक ट्रस्ट द्वारा रन किया जाता है। इस ट्रस्ट का नाम है बैप्स। इसकी फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से है, पोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, बैप्स इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये जो बैप्स ट्रस्ट है जो कि अक्षरधाम के मंदिर चलाती है, इस ट्रस्ट का जो सबसे बड़ा टेंपल है पूरी दुनिया में वो स्वामीनारायण अक्षरधाम जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है स्वामीनारायण अक्षरधाम, जो कि पूरी दुनिया में इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है। और अगर आप देखेंगे कि इंडिया से बाहर कौन सा इनका मंदिर है जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये एक रॉबिन्सविले नाम की जगह पे है। कहाँ पर है ये? रॉबिन्सविले, जो कि न्यू जर्सी नाम का जो शहर है उसके अंदर आती है ये जगह। और ये दुनिया में इंडिया के बाहर जो है वो अक्षरधाम का सबसे बड़ा मंदिर है। वैसे अगर हम केवल साइज के मामले में देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो ये अंकोर वाट नाम की एक जगह है कंबोडिया में। यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल, हाँ ये सच है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है वो इंडिया में स्टैब्लिश नहीं है, वो कहाँ पर है? अंगकोर वाट नाम की जगह पे, जो कि कंबोडिया में स्टैब्लिश है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया है मंदिरों के बारे में काफ़ी। ये न्यूज़ जो है वो आपके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हिंदू मंदिर है जो कि अक्षरधाम ट्रस्ट के अंदर आता है, बैप्स नाम की ट्रस्ट के अंदर आता है। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? इस्लामिक स्टेट ऑफ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं वो हमने सारे यहाँ पे काउंट कर लिए हैं। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? तो नेक्स्ट न्यूज़ आपको पता है जैसे कि लक्षद्वीप जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में है, तो हम लक्षद्वीप के बारे में कोई भी न्यूज़ मिस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1200 करोड़ की, लगभग 1156 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, इतने रुपए की यहाँ पे मोदी जी ने स्कीम लॉन्च की है लक्षद्वीप में जाकर के। अभी रिसेंटली जब वो अपने वहाँ पे गए थे, जब आपने फोटो देखी होंगी मोदी जी की, कई सारी जो न्यूज़ पोर्टल्स ने पब्लिश की है, वो सारी इसी प्रोजेक्ट के बारे में जब मोदी जी अनाउंस कर रहे थे तभी की फोटोज है। तो इस जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें मोदी जी ने बोला है कि हम एक ब्रॉडबैंड केबल बिछाने वाले हैं, जो अंडर सी केबल होती है। अंडर सी केबल जो होती है, जैसे आपको पता है ना कि जो हमारा इंटरनेट है वो पूरी दुनिया में कैसे ट्रांसफर होता है, तो इसके
तो इसको पूरी दुनिया में ट्रांसमिट करने के लिए हमने अंडर सी केबल्स बिछाई हुई हैं। और जो दुनिया में सबसे बड़ी अंडर सी केबल्स हैं, वो वन ऑफ द कंपनी जो ऑन करती है उसका नाम है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी अंडर सी केबल बिछाने वाली कंपनियों में से एक है। तो जैसा कि पूरी दुनिया में अंडर सी केबल्स बिछी हुई हैं, लेकिन आपको पता है कि लक्षद्वीप में इतने बढ़िया नेटवर्क्स नहीं आते हैं। तो क्योंकि अगर हमें वहाँ पे टूरिज्म विकसित करना है और हमें लक्षद्वीप का एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, तो क्या है कि हमें वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो भी 2G वाले इंटरनेट से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में क्या है 4G 5G इंटरनेट आ गया है। तो हमें क्या है, मोदी जी ने बोला है कि हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन देना चाहते हैं। ब्रॉडबैंड जैसा कि आपको पता है कि 4G 5G से भी तेज होता है। उसमें क्या होता है कि ईथरनेट केबल होती है जो कि आप अपने लैपटॉप में लगा देते हैं। उससे क्या है, आप डायरेक्ट बहुत ही फास्ट इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो जो मोदी जी इन्होंने बोला है कि हम कोच्चि से लक्षद्वीप तक, कहाँ से कहाँ तक, कोच्चि से लेकर लक्षद्वीप तक एक ये इंटरनेट की ब्रॉडबैंड केबल बिछाने वाले हैं अंडर सी वाली। इसकी जो टोटल कॉस्ट आने वाली है वो 1072 करोड़ रुपीज़ है। और इससे हम किस स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे, 100 Gbps 100 GB पर सेकंड की स्पीड से हम इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे इस लक्षद्वीप आइलैंड पे, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा लक्षद्वीप के लिए। हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस न्यूज़ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ये वाले जो 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें नॉन टेक पोर्शन के अंदर ये सारी कई बार रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। चाहे आप एसएससी ले लीजिए, चाहे आप स्टेट ई के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, सब में ये पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल जो है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये किस किस को अलग करती है, सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मालदीव्स है, इसके यहाँ से हमारी इक्वेटर की लाइन पास होती है। मालदीव्स के नीचे से हमारी इक्वेटर की लाइन पास होती है, जस्ट नीचे से। तो ये जो इक्वेटर वाली लाइन पास होती है, कितना हो गया आपका 0 डिग्री। तो आप जैसे जैसे इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे 8 डिग्री आ जाएगा, फिर 9 डिग्री आ जाएगा, फिर 10 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये मैं बड़ा लिख रहा हूँ काफ़ी, और आप जैसा देखेंगे, आप ये ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे, आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, और इस तरीके से 8, 9, 10, 11, 12 ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन क्योंकि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री जो पॉइंट्स हैं, ये क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जिसकी वजह से ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के लिए। तो हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री किसको किसको अलग करता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मालदीव्स है, मालदीव्स है, और ये वाले जो है लक्षद्वीप आइलैंड है। आपको पता है कि लक्षद्वीप क्या है, ये आर्कीपेलागो है। क्या है लक्षद्वीप? आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। जब बहुत सारे आइलैंड मिल जाते हैं, छोटे 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 छोटे, तो इनको मिला करके हम क्या कहते हैं, आर्कीपेलागो। तो लक्षद्वीप क्या है, वो आर्कीपेलागो है। तो जो मालदीव्स है, ये क्या है, कंट्री तो है, पर ये भी एक तरीके का आर्कीपेलागो है, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो जहाँ पे इंडिया की टेरिटरी, इंडिया का जो सबसे लास्ट आइलैंड आप कह सकते हैं, बड़ा आइलैंड जो है, वो क्या है, मिनिकॉय। मिनिकॉय किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का पार्ट है। तो मिनिकॉय जो है वो लक्षद्वीप का जो सबसे साउथ वाला जो पार्ट है, वो मिनिकॉय आइलैंड है। और मालदीव का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ में, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ तक मालदीव जो है ये फैला हुआ है। तो जो ये वाला हिस्सा है मालदीव का, इसको जो अलग करता है, इसको जो अलग करता है लक्षद्वीप से, इसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये आप देख रहे हैं 8 डिग्री चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव्स का जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है उसको, और जो हमारे इंडिया का जो सबसे साउथ पार्ट है उसको, दोनों को जो अलग करता है उसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। फिर हम आ जाते हैं 9 डिग्री चैनल पे। तो 9 डिग्री चैनल क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्षद्वीप क्या है, वो एक आर्कीपेलागो है। तो आर्कीपेलागो में बहुत सारे आइलैंड है, और जो मिनिकॉय आइलैंड है वो लक्षद्वीप के सबसे बड़े आइलैंड्स में से एक है। तो जो मेन आइलैंड है लक्षद्वीप का, जिसके अंदर इनकी कैपिटल है कवरत्ती, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती। तो लक्षद्वीप का जो मेन लैंड है, उससे जो उनका जो दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकॉय आप कह सकते हैं, इन दोनों को जो लाइन अलग करती है, इसे हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल इसको हम कहते हैं, जो कि लक्षद्वीप का जो मेन लैंड है उसको मिनिकॉय आइलैंड से अलग करती है। हालांकि मिनिकॉय जो है वो भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 10 डिग्री चैनल की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है 10 डिग्री चैनल किधर है? बे ऑफ बंगाल की साइड है। बाकी ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये किसकी साइड है? ये अरेबियन सी वाली साइड है, ठीक है ना। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये अंडमान है, और ये तो आप ये देख सकते हैं अंडमान सी बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को, और नीचे वाला निकोबार, और यहाँ से हमारे इंडोनेशिया चालू हो गया। ये क्या हो गया हमारा? इंडोनेशिया जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये इंडोनेशिया में आता है। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये क्या है? ये अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि दो आइलैंड ग्रुप का समूह है, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं लिटिल अंडमान, और जो निकोबार का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं कार निकोबार। क्या कहते हैं? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो लाइन अलग करती है, इसे हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। अब जब हम अंडमान और निकोबार के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो सबसे पहले तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्या है कैपिटल? पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान निकोबार की। इस तरीके से आप बताइए मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। और जो करेंसी मालदीव में यूज होती है, इसको हम कहते हैं मालदीवियन रुफिया। क्या कहते हैं इसे? मालदीवियन रुफिया। हाँ, ये अभ्रंश एक तरीके से आप कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रुपी है, डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ रुपी। तो इन्होंने अपनी वाली करेंसी का नाम क्या रखा हुआ है? रुफिया, RUFFIYA। हाँ, तो हम अंडमान निकोबार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अंडमान निकोबार जो है, ये क्या है? ये दो बड़े आइलैंड्स का ग्रुप है, अंडमान और निकोबार। अब यहाँ से आपके पेपर में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है अंडमान और निकोबार से रिलेटेड? ये अंडमान और निकोबार पे एक एक्टिव वोल्केनो है, और वो जो एक्टिव वोल्केनो है वो किस आइलैंड पे है? अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के। तो इस आइलैंड का क्या नाम है? पैरन आइलैंड। पैरन आइलैंड क्या है ये? एक एक्टिव वोल्केनो है,
ये कैसा वोल्केनो है? एक्टिव, यानी कि इसके अंदर अभी भी ज्वालामुखी जो है वो मौजूद है, एक्टिव फॉर्म में। कहाँ पे दिखाई पड़ेगा? अंडमान के ऊपरी हिस्से में बैरन आइलैंड लोकेटेड है, ठीक है। और ये एक एक्टिव वोल्केनो, ये इंडिया का इकलौता ऐसा वोल्केनो है जो एक्टिव स्टेट में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पेपर के लिहाज से। हम एक और देख लेते हैं अंडमान और निकोबार की जो स्पेशलिटी है, जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जहाँ से कई बार, और वापस पूछे जा सकते हैं। तो क्या है, अंडमान और निकोबार जो है, इनका हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? अंडमान और निकोबार पे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो इसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये हाईएस्ट पार्ट है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसका नाम क्या है? सैडल पीक। तो आप ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ये मिस करें। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं ताकि कुछ भी छूटे ना। तो ये देख लीजिए, हमने 8 डिग्री चैनल पूरा डिस्कस कर लिया है। ये किसको सेपरेट करता है? मिनिकॉय और मालदीव्स को। मिनिकॉय जो है वो इसका पार्ट है, लक्षद्वीप आर्किपेलागो का पार्ट है, और ये 8 डिग्री चैनल जो है वो इन दोनों को अलग करता है, मिनिकॉय और मालदीव्स को। तो हम 9 डिग्री चैनल देख लेते हैं। तो 9 डिग्री चैनल क्या है? ये सेपरेट करता है आइलैंड ऑफ मिनिकॉय से मेन लक्षद्वीप को। मेन लक्षद्वीप कौन सा है? जहाँ पे लक्षद्वीप की कैपिटल है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कवरत्ती। तो आप ये याद रखिए, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारी जगह। फिर हम 10 डिग्री चैनल भी हमने डिस्कस कर लिया। ये किसको सेपरेट करता है? अंडमान आइलैंड को और निकोबार आइलैंड को, दोनों को ये डिस्कस करता है। और ये किस एरिया में पड़ता है? ये अरेबियन सी वाले एरिया में नहीं पड़ता, ये कहाँ पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। तो ये भी आपसे क्वेश्चन की तरह पूछा जा सकता है कि जो अंडमान और निकोबार है वो अरेबियन सी वाली साइड में पड़ता है या बे ऑफ बंगाल वाली साइड में पड़ता है। तो इसलिए माइन्यूट चीज़ें हैं, तो इसमें से ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए नॉन टेक के अंदर में। हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जैसा कि वो पता है, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और वी आर अ वेरी बिग कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। तो इसमें से हम कुछ भी करते हैं तो रिकॉर्ड बन जाता है, कुछ भी करते हैं हम तो क्या होता है, एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड बनाया है कि 4000 लोगों ने एक साथ गुजरात में, कहाँ पर, ये प्लेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्लेस है? गुजरात। तो गुजरात में क्या हुआ, 4000 लोगों ने एक साथ 1 जनवरी को, कब किया था ये? 1 जनवरी को 4000 लोगों ने एक साथ क्या किया गुजरात में? सूर्य नमस्कार। क्या किया? सूर्य नमस्कार। तो इसमें से क्या हुआ, ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन हम छूटनी नहीं चाहिए कुछ भी न्यूज़, क्योंकि जब हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं हर वीक के हिसाब से, तो जो भी ऐसी खबर है जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी जा सकती है, मैं नहीं चाहता कि आपसे वो कोई भी मिस हो। अभी देखिए, इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसरो की सैटेलाइट का क्या नाम है? एक्सपोसैट। ये किस वेवलेंथ में जाकर के वहाँ पे काम करने वाली है? स्पेस में एक्सरे वेवलेंथ। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कैसी, कौन सी वेवलेंथ में जाके चेक करने वाली है? एक्सरे में। जैसे कई सारे होते हैं वो इंफ्रारेड रे का यूज़ करते हैं, कई सारे होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रे का यूज़ करते हैं। तो ये वाली जो सैटेलाइट है हमारी एक्सपोसैट, ये एक्सरे का इस्तेमाल करेगी। इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपोसैट में एक्स लगा हुआ है, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और भी एड ऑन कर दूंगा इसमें, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है न्यूज़ के बारे में वो छूटना नहीं चाहिए। तो न्यूज़ में तो फिलहाल ये आया हुआ है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लगा दिया है, आप देख लीजिए एक बार। ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। इसरो ने लॉन्च कर दिया ये एक्सपो सेट। और ये कब किया गया था? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को इसरो ने एक्सपो सेट लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा नाम का जो हमारा स्पेस पोर्ट है जहाँ से हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो कौन सा है? PSLV C58 रॉकेट। आपने देख लिया कि इसरो ने लॉन्च किया है इसको, और कब लॉन्च हुआ था? ये जनवरी 1 को। और इस सैटेलाइट का क्या नाम है? एक्सपो सेट, क्योंकि ये एक्सरे वेवलेंथ को यूज़ करेगा जो भी रिसर्च करेगा अपनी उसको करने में। उसका ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च हुआ था। और रॉकेट जो यूज़ हुआ था उसका नाम क्या था? PSLV C58। ये सारी चीज़ें एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप ध्यान सुनते चलिए ताकि आपको ये याद रहे। हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं एक्सपो सेट के बारे में। जैसे कि जो हमारा एक्सपो सेट है, ये कहाँ पे प्लेस किया गया है? लो अर्थ ऑर्बिट में। कहाँ पे प्लेस किया गया है? कहाँ पे प्लेस किया गया है? लो अर्थ ऑर्बिट में। तो जब हम लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो कितना लो होता है। तो जो अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से लेकर के, अर्थ की सरफेस से 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर अल्टीट्यूड तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। तो हम क्या कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। अब जो हमारा ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाने वाला एक्सपोसैट, ये वहाँ जाके करेगा क्या? ये ब्लैक होल्स के ऊपर रिसर्च करेगा। इसके ऊपर करेगा? ब्लैक होल्स। और किसके ऊपर रिसर्च करने वाला है ये? न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर। न्यूट्रॉन स्टार्स। तो न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ये मैं एक एक घंटे दोनों पे इलेबोरेट कर सकता हूँ, पर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा इतना ज़्यादा, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है बिल्कुल भी। हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिव यूज़ करना है अपने टाइम का। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ब्लैक होल्स क्या होता है? मान लीजिए कोई स्टार है, तो जो हमारा स्टार है, जब इस स्टार का साइज जो होता है, ये एक चंद्रशेखर लिमिट है। क्या क्या नाम है इसका? चंद्रशेखर लिमिट। इंडियन साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने ये चंद्रशेखर लिमिट दी थी। ये चंद्रशेखर लिमिट में क्या होता है कि जब 1.4 टाइम्स ऑफ सन, जब इतना बड़ा कोई स्टार हो जाता है तो वो क्या करता है? बस्ट कर जाता है, फट जाता है वो। तो जो स्टार है वो छोटे छोटे पार्टिकल में बस्ट कर जाता है।
लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी कि जो इसके पार्ट्स होते हैं ये फटते तो हैं, पर ये इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि पूरे स्पेस में बिखर गए। ये फटने के बाद क्या होता है, एक छोटा सा स्पेस अपना बना लेते हैं और यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और ये बर्स्ट होने के बाद ये यहीं पे साथ में ही कलेक्ट हो जाते हैं, ब्लैक होल जो होता है, और यहाँ से ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन करता है। तो इसकी लिमिट क्या है, चंद्रशेखर लिमिट की 1.4 टाइम्स ऑफ सन साइज, यानी कि हमारे सन का जो साइज है उसका अगर 1.4 टाइम कोई स्टार हो जाता है तो उसके चांस होते हैं कि वो फट करके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से शॉर्ट में आपको न्यूट्रॉन स्टार भी समझना है। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक स्टार है, ये स्टार है, जैसे हमारा सन है वो भी एक स्टार है। तो इसी तरीके से जितने भी स्टार्स हैं उन सब में देयर आर चांसेस कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो ब्लैक होल्स में भी या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स में भी। वो एक्जैक्टली कब न्यूट्रॉन स्टार्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कब ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर भी साइंटिस्ट जो है, इसके ऊपर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी जांच कर रहे हैं। तो हम अभी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि कब जो हमारा स्टार वो बर्स्ट होने के बाद ब्लैक होल बन जाएगा और कब न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। देयर आर सेवरल पॉसिबिलिटीज इन बिटवीन। तो अभी न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्टार था तो ये बर्स्ट हुआ। फर्स्ट कब होगा ये, जब ये चंद्रशेखर लिमिट जो है 1.4 टाइम्स ऑफ हमारा जो सोलर सिस्टम का जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसका जो स्टार है इसको हम क्या कहते हैं, सन। जो मिल्की वे गैलेक्सी का जो सन है इसका जब 1.4 टाइम्स कोई स्टार हो जाएगा तो उसके बस्ट होने के चांसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं और कभी भी वो बस्ट कर सकता है। तो जैसे ये बस्ट करेगा, तो जब ये पूरा बस्ट कर गया और ये कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से क्या करेगा, ये अपनी तरफ सारी ग्रेविटेशनल फोर्स में, बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ब्लैक होल में, और ये अपनी तरफ हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है। मतलब इसके आसपास कोई भी चीज़ है वो इससे बच नहीं सकती, यहाँ तक कि ये लाइट जो होती है उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए आप कभी ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते, बस आप ब्लैक होल को समझ सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक होल है, क्योंकि ये क्या करता है, जब ये खींचना शुरू करता है तो इस तरीके के गायर क्रिएट कर देता है। क्या करता है, ये गायर क्रिएट करता है और ये बहुत ही बड़ा एक डायमेंशन में गायर क्रिएट करता है, कई हज़ार किलोमीटर के अंदर। तो इसको आप देख करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मिडिल में कहीं पे ब्लैक होल हो सकता है, आप श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। इस तरीके से जो न्यूट्रॉन स्टार होता है हमारा, ये भी कोलैप्स कर जाता है। जैसे ये 1.4 टाइम्स ऑफ हमारे सन के साइज, जो कि चंद्रशेखर लिमिट में इसके लिए लिमिट दी गई है, यहाँ तक पहुंचता है, उसका क्या करता है, ये भी बस्ट कर जाता है। बस्ट करने के बाद क्या होता है, ये ऊपर वाला जो होता है ये तो स्पेस में फैल जाता है। तो जो बीच वाला जो कंडेंस हिस्सा था, जो इसका कोर था, ये न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार, इसमें भी कई सारे डायमेंशन दिए हैं, वो सारे आपके काम के नहीं है, जैसे कि ब्लड स्टार, रेड स्टार, रेड स्टार, रेड स्टार, ये सब लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है, तो आप इस पर अपना फोकस मत करिए। आप बस एक मोटा मोटा आइडिया समझ लीजिए कि न्यूट्रॉन स्टार जो होता है वो क्या होता है, कोर होता है किसी भी स्टार का, जो कि वो बस्ट हो जाता है स्टार, उसके बाद जो बचता है उसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो जो अगली हमारी न्यूज़ है ये कहाँ से आ रही है, हमारी यूपी से आ रही है। ये जो हमारा यूपी में इन्होंने एक ऐसा ये हमारा संगम है। संगम कहाँ पे है, इलाहाबाद या प्रयागराज जो है, जहाँ पे हमारी गंगा यमुना और माइथोलॉजिकल रिवर, क्योंकि अभी वो क्या है हम उसको देख नहीं सकते, पर फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि हमारी माइथोलॉजिकल रिवर है, जिनका वर्णन जो है वो वेदों में किया गया है। तो यमुना सरस्वती जो है, जहाँ पे तीनों मिलती हैं, इसको हम संगम कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम, संगम। तो संगम वाली जो जगह है, यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला हुआ है यूपी में। इसका उद्घाटन किया है स्वयं योगी आदित्यनाथ ने। इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है और आपसे पेपर में पूछ सकता है कि कहाँ पे फर्स्ट फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोला गया है। तो आपको क्या आंसर बताना है इसका, संगम सिटी, या फिर अगर ऑप्शन में अगर मान लीजिए आपको आता है प्रयागराज, तो आप प्रयागराज भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना। अरे मैं आपको एक्स्ट्रा तो कुछ बताने ही भूल गया उस वाले टॉपिक। ये जो हमारा एक्सपो सेट था, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दे देता हूँ, क्योंकि यार जब हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ छूटना नहीं चाहिए उसमें। ठीक है ना। तो इंडिया जो है एक्सपो साइट भेजने वाला, यानी कि ऐसी कोई भी सैटेलाइट भेजने वाला जो कि ब्लैक होल्स के ऊपर रिसर्च करेगी, या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर रिसर्च करेगी, न्यूट्रॉन स्टार्स के ऊपर रिसर्च करेगी। ऐसा करने वाला इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री बन गया है दुनिया में। हाँ, आप ये जान के हैरान होंगे, लेकिन इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री बन गया है। अभी तक चाइना, रसिया, या फिर यूके, यूरोप, किसी ने भी ये अभी काम नहीं किया है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है एक्सपो सेट के बारे में, क्योंकि इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री बन गया है आफ्टर नासा। तो नासा ने कौन सी सैटेलाइट भेजी थी अपनी, इनकी सैटेलाइट का नाम था IXPE। IXPE फुल फॉर्म है इसकी, इमेजिंग एक्सरे पोलारीमीटर एक्सप्लोरर। याद रखिए कि इंडिया जो है वो इकलौता कंट्री नहीं है दुनिया में जिसने एक्सपो सेट भेजा है, या फिर ब्लैक होल्स की स्टडी के लिए कोई हमने भेजा हुआ है सैटेलाइट। ना ही इंडिया जो है वो थर्ड या फोर्थ रैंक पे आता है। हम कौन से रैंक पे आते हैं, सेकंड कंट्री हम दुनिया में। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, इस वक्त इसरो का चेयरमैन कौन है। इसरो का चेयरमैन कौन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप आराम से गूगल करके पता लगा सकते हैं। पर फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है और ये आप सबको पता होना चाहिए। तो अब जो हम इसरो के मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन कौन से और जो मिशन हैं जो कि पाइपलाइन में लगे हुए हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी न्यूज़ में भी हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें पहला क्या है, आदित्य L1। ये किसकी रिसर्च करेगा, सन की। सन का जो कोरोना होता है, सन का कोरोना, यानी कि जो सन है, जो सन के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये यहाँ से जहाँ से इनकी सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, इनके बारे में रिसर्च करेगा ये। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे सैटेलाइट्स हैं
वो भी इनकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब इनके सोलर फ्लेयर जो हैं सन के, वो हमारी जो सैटेलाइट्स हैं उनको जाकर के उनसे कोलाइड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार वो मेल फंक्शन कर जाते हैं बहुत सारे सैटेलाइट्स। तो जो आदित्य L1 है, L1 इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये लैग्रांज पॉइंट 1 के ऊपर प्लेस्ड है। तो ये आदित्य L1 जो है, ये सन के कोरोना के बारे में और उनकी जो सोलर फ्लेयर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे रिसर्च करने वाला है, तो इसलिए आप ये भी याद रखिए। फिर हमने पता है अभी चंद्रयान 3 हमने अभी भेजा है। चंद्रयान 3 ये कहाँ पे गया था, मून पे गया। फिर हम शुक्रयान भी प्लान कर रहे हैं। क्या नाम है इसका, शुक्रयान। ये कहाँ पे जाने वाला है, वीनस पे। फिर हम अभी गगनयान, गगनयान जो कि इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होने वाला है, इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होने वाला है, ये भी पाइपलाइन में है और ये बहुत ही जल्दी जो है नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये गगनयान जो है ये चर्चा में रहेगा। तो आपको ये बता दूं कि गगनयान मिशन जो है ये कहाँ पे जाने वाला है, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में जाने वाला है। तो ये कितनी ऊपर जाने वाला है, ये 4। और हमने भी डिस्कस किया था कि जमीन का जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है, यहाँ से लेकर के 2000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक, 2000 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक, 2000 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक क्या होता है हमारा, लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये कितना ऊपर जाएगा, 400 किलोमीटर। इसका मतलब ये गगनयान मिशन कहाँ पे जाने वाला है, लो अर्थ ऑर्बिट में। और ये कितने दिनों के लिए वहाँ पे रहने वाला है, 1 वीक के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। मैं चाहता हूँ कि आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसको पेपर में नंबर में कन्वर्ट करके। तो दोस्तों 2024 का ब्रिक्स समिट जो है ये कौन होस्ट करने वाला है, रसिया। जैसे ब्रिक्स में क्या होता है कि ये लोग सर्कुलर पॉलिसी ऑब्टेन करते हैं। ब्रिक्स में सर्कुलर पॉलिसी ऑब्टेन करते हैं कि जितनी बार ये जितने भी देश हैं, ब्रिक्स के जितने भी पार्टनर मेंबर्स हैं, हर देश में एक एक बार ब्रिक्स का समिट होगा। किसी भी एक देश पर उसका हेड ऑफिस नहीं है। उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो ब्रिक्स से रिलेटेड हैं और हाई प्रोबेबिलिटी कि उनको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जैसे कि ब्रिक्स के 5 मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के 5 मेंबर्स हैं, अभी आपको पता है कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये तो एक कॉमन फैक्टर हो गया जो सबको पता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्रिक्स के बारे में, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि कम लोगों को पता है। जैसे कि ब्रिक जो नाम है, ब्रिक जो नाम है, इस टर्म को किसने दिया था, टर्म को एक बंदे ने दिया था, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, क्या नाम था, जिम ओनील। कब दिया था ये टर्म, 2001 में। जी हाँ दोस्तों, पहले ब्रिक था केवल 2001 में। उन्होंने बोला था कि जो 21st सेंचुरी होने वाली है ये ब्रिक कंट्रीज की होने वाली है। तो यार जो 21st सेंचुरी होने वाली है, यानी कि 2001 से लेकर के 2099 तक के बीच वाली जो टाइमलाइन है, ये किसी भी डेवलप्ड कंट्री या कि यानी कि यूएसए या फिर यूरोप का नहीं होने वाला, बल्कि ये ब्रिक कंट्रीज का होने वाला है। ऐसा कहना था कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील इनका। यानी कि 2001 में पहली बार ब्रिक का जो टर्म था वो पूरी दुनिया ने सुना। उसके बाद 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ऐसा माना गया ब्रिक कंट्रीज द्वारा कि हमें एक और स्ट्रॉन्ग मेंबर की ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या किया, 2010 में साउथ अफ्रीका को भी न्योता भेजा कि आप ब्रिक्स का पार्ट बन जाइए। तो पहले ये ब्रिक था, तो पहले ये ब्रिक था, अब जब साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो गया 2010 में, तो ये ब्रिक से ब्रिक्स हो गया, BRICS एक्स्ट्रा आ गया इसमें, एस फॉर साउथ अफ्रीका। फिर जब 2010 से कहानी और आगे बढ़ती है, तो फिर हम आ जाते हैं 2014 पे। 2014 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था ब्रिक्स के लिए, कि यहाँ पे क्या हुआ था, इस बार ब्रिक्स कौन होस्ट कर रहा था, ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक जगह है फोर्टालेजा, क्या नाम है इसका, फोर्टालेजा। फोर्टालेजा नाम की जगह पे जो कि ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में है, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन निकाला गया कि हम न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक हम बनाएंगे। इसी को आप ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक। और इसकी जो टोटल नेटवर्थ है ये कितनी है, 100 बिलियन USD, 100 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो ये आपके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन हो गया इंपॉर्टेंट। शायद ये भी जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो इनका हेड ऑफिस है शंघाई, शंघाई नाम की जगह जो कि चाइना में है, यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि 2021 में आखिरी बार इंडिया ने ब्रिक्स का जो समिट है ये होस्ट किया था। ब्रिक्स का समिट जो है वो होस्ट किया गया था इंडिया में 2021 में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ब्रिक्स के बारे में, जैसे कि 2023 में, 2023 में ये डिसाइड किया गया कि जो ब्रिक्स है हमारा 5 देशों का जो समूह है, अब टाइम आ गया है इसको रिफॉर्म करने का। जो 5 देश हैं ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें पूरे दुनिया की GDP को संभालना है आगे चल के, क्योंकि ऐसा माना गया था कि 21st सेंचुरी जो है ये ब्रिक्स ग्रुप मैनेज करने वाला है। यहाँ पे डेवलप कंट्रीज जो है वो इतना अच्छे तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नहीं संभाल पाएंगे जितने अच्छे तरीके से ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो मैनेज करेंगे, यानी कि उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। तो फिर जो हमने सोचा कि अब ब्रिक्स में नए कंट्रीज को हम ऐड करते हैं, 2023 में ऐसा सोचा गया। तो हमारे सामने कई सारे देश थे जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था कि हम ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की 3-4 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं। जैसे कि आप अगर काउंट करेंगे तो इंडिया और चाइना दो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई जो टॉप 5 में आती हैं नॉमिनल टर्म्स में। और जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखेंगे तो फिर रसिया भी आ जाएगा, आपको टॉप 5 में दिखाई पड़ेगा। तो इसमें से क्या हो गया, ये दुनिया की 4-5 कंट्रीज जो हैं इनका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है दुनिया की ग्लोबल GDP में। जब बहुत सारे देशों ने इसमें अप्लाई किया हुआ था तो हमने इसमें से 6 देशों को शॉर्टलिस्ट किया। तो 6 देश कौन से थे अभी आपको मैं याद भी करवा दूंगा मैप में दिखा के, पहले आप सुन लीजिए पहले पूरी। तो पहला हो गया UAE, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया,
फिर आपका इजिप्ट हो गया, फिर आपका इथियोपिया हो गया, और हो गया आपका अर्जेंटीना। और क्या हो गया आपका? अर्जेंटीना। ये ऐसी 6 कंट्रीज थी जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया कि यार ये 6 कंट्रीज जो हैं ये ब्रिक्स का पार्ट बन सकती हैं। जैसे कि अगर आपको मैप में देखना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए जो रेड कंट्रीज हैं, जो रेड कंट्रीज हैं ये सारी ऑलरेडी जो है ये ब्रिक्स का पार्ट है। ब्राजील हो गया यहाँ पे, क्या इंडिया, चाइना, यहाँ पे कहीं आप साउथ अफ्रीका दिख जाएगा नहीं, ये हो गया साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे ये 5 कंट्रीज जो है पहले ही ब्रिक्स का पार्ट है। अब जो नए मेंबर्स हैं वो आपको ये ब्लू कलर से दिखाई, 1 2 3 4, और यहाँ पे कहीं छोटा सा ये यूएई भी है। तो इस तरीके से 5 कंट्रीज हो गए जो कि नए मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ये छठा मेंबर था, ये वाला जो मेंबर था ये छठा मेंबर था, ये अर्जेंटीना था। ये अर्जेंटीना था और इसको भी ज्वाइन करना था ग्रुप, शॉर्टलिस्ट किया गया था इसे। पर क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे एक दूसरी कंट्री है, बड़ी कंट्री, इसका नाम है यूएसए। अब यूएसए बोलता है कि जिस ग्रुप का पार्ट हम नहीं है उस ग्रुप की क्या वैल्यू है। ऑब्वियस वाली बात है, वो हमारे अपोजिशन लोगों का ग्रुप हो गया। तो इसलिए अर्जेंटीना से इन्होंने बोला कि आप ज्वाइन मत करिए, इसके ऊपर प्रेशर बना दिया। यहाँ पे इलेक्शन हो गया, जो नया प्रेसिडेंट यहाँ पे चुन करके आया वो यूएसए के फेवर में था, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये अर्जेंटीना हट गया। जो बच गए ये 5 देश, ये सारे बन चुके हैं नए मेंबर्स ब्रिक्स के। वहीं पर अगर आप ये देखेंगे कितने देशों ने अप्लाई किया हुआ है, अप्लाइड फॉर मेंबरशिप, जो कि आपको येलो कलर से दिखाई पड़ रहा है, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ बांग्लादेश ने अप्लाई किया हुआ है, फिर आप ये देखिए वियतनाम ने अप्लाई किया हुआ है, इंडोनेशिया ने अप्लाई किया हुआ है, सिंगापुर ने अप्लाई किया हुआ है, ये बहुत सारी कंट्री ने, अफ्रीका की जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, इसने भी अप्लाई किया हुआ है। तो इन सब कंट्रीज ने अप्लाई किया हुआ है। उनमें से जो हमें सबसे बेस्ट 6 कंटेंडर लगे उनको हमने छांट लिया था। उनमें से अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं ज्वाइन करना चाहते आपका ग्रुप, तो हमारे पास बचे 5। अब इन 5 को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये देखिए, इंडिया तो आपको पता है। अब इन 5 कंट्रीज जो नए बने हैं इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया सकते हैं। अब इनको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको पता है कि इंडिया तो जी पार्ट है ब्रिक्स का। इंडिया के ऊपर हो गया चाइना, इंडिया का पड़ोसी मुल्क है हमारा प्यारा दोस्त पाकिस्तान, ये नहीं है पार्ट। और पाकिस्तान से बॉर्डर टच करते हुए इनका नेबरिंग कंट्री है ईरान, तो ईरान जो है वो नया मेंबर बन गया है। अब ईरान जो है उसके नीचे आता है यूएई, ये देखिए यहाँ पे आपको यूएई दिखाई पड़ रहा है ना, ईरान के नीचे आता है यूएई, और यूएई के नीचे आता है सऊदी अरेबिया। यानी कि लाइन से 3 कंट्री हैं, लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में क्या पड़ता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पड़ता है बीच में। तो ऊपर आ गया ईरान आपका, फिर आ गया यूएई, और फिर आपका यहाँ पे आ गया सऊदी अरेबिया। ये लगातार बैक टू बैक 3 कंट्रीज हैं। और फिर जब हम इससे और नीचे चलेंगे, ये आपका पड़ गया बीच में रेड सी। रेड सी पड़ गया। अब रेड सी क्या करता है? ये इधर वाली साइड जो है ये मेडिटेरेनियन सी, कौन सी सी? ये मेडिटेरेनियन सी। और इधर वाली साइड जो है ये क्या है? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो जो रेड सी है हमारा, ये एशिया और अफ्रीका, जो 2 कॉन्टिनेंट है दुनिया के सबसे बड़े, एशिया और अफ्रीका, इन दोनों को बीच से डिवाइड करता है रेड सी। और रेड सी किसको किसको जोड़ता है? इंडियन ओशियन इस साइड हो गया, और इधर हो गया आपका ये मेडिटेरेनियन ओशियन, फिर आप मेडिटेरेनियन सी कह सकते हैं इसे। तो इंडियन ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है ये रेड सी जो है। और यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ पे आपका ये स्वेज कनाल है। स्वेज कनाल है, यही तो बनाया था अंग्रेजों ने, अदरवाइज इनको पहले कैसे घूम के जाना पड़ता था? ऐसे आना पड़ता था इनको, अगर इंडिया के साथ ट्रेड करना था तो ये काफ़ी लंबा पड़ जाता था। फिर अंग्रेजों ने देखा कि अगर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत ही ज़मीन थी, उन्होंने सोचा कि अगर हम इसको क्लियर कर देते तो हमारे पास डायरेक्ट रास्ता मिल जाएगा यहाँ से। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको काट करके रेड सी को यहाँ पे स्वेज कनाल के नाम से रास्ता बनाया, ताकि हम डायरेक्ट इंडियन ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ सकें और व्यापार में और सहूलियत हो। ठीक है ना? आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। एक चीज़ और बता देता हूँ बस, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऐसा ग्रुप है कोई, इसके अंदर इंडिया और चाइना दोनों अगर उसके सदस्य हैं, इंडिया और चाइना दोनों अगर किसी एक ग्रुप का सदस्य है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है कि इनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है इस ग्रुप का, ये पूरी दुनिया में एक अच्छा खासा महत्व रखेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स जो है, जब इनके केवल ये 5 कंट्री मेंबर्स थे तो उस टाइम पे 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो थी उसको रिप्रेजेंट करता था। 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था ये ब्रिक्स, क्योंकि 18% जो पॉपुलेशन दुनिया की वो इंडिया में रहती है, 1 आध 2 करोड़ ऊपर नीचे इतनी ही 18% ही लगभग चाइना में रहती है। यानी कि 18 और 18 कितना हो गया? 36%। और 5% जो है ये बचे हुए 3 कंट्रीज जो हैं, रसिया, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इन तीनों को मिला करके 5% और आप पकड़ लीजिए। 41% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का ये रिप्रेजेंटेटिव था ये ब्रिक्स ग्रुप, एक्सपेंड होने से पहले। अब क्या है, हमारी पॉपुलेशन तो ज़्यादा, पर हमारी जीडीपी उतनी ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि चाइना के पास इस ग्रुप में सबसे बड़ी जीडीपी है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो डिस्टेंट सेकंड पे आता है इंडिया। यानी कि चाइना जो है उसके पास लगभग $17 ट्रिलियन की जीडीपी, वहीं पे इंडिया के पास लगभग लगभग $4 ट्रिलियन की जीडीपी। काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। इस तरीके से रसिया के ऊपर सैंक्शन लग गया तो उनकी जीडीपी और कम हो गई है। उस तरीके से साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जो है वो अभी कोशिश कर रहे हैं और बड़ी कंट्री बनने की, तो उनकी जो इकोनॉमी का साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली $2 ट्रिलियन से कम ही है। तो इस तरीके से हम सारी ये 5 कंट्रीज मिला करके 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं अंडर द ब्रिक्स ग्रुप। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है आपके पास कि 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन और 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को ये ग्रुप जो था ये रिप्रेजेंट करता था। एकदम एंड टू एंड डिस्कस कर लिया है।
ब्रिक्स के बारे में। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी की शेंजन वीज़ा के बारे में। ये शेंजन वीज़ा आपको मैं बताता हूँ शेंजन वीज़ा क्या होता है। तो क्या हुआ कि फ्रांस जो है वो इस वक्त यूरोप की ऐसी पहली कंट्री बन गया है जिन्होंने कि शेंजन वीज़ा ऑफर किया है। जो भी पैरा ओलंपिक या फिर ओलंपिक जो है 2024 में, क्योंकि कौन होस्ट करने वाला है? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो क्योंकि पेरिस होस्ट करने वाला है, फ्रांस होस्ट करने वाला है 2024 में पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, इन्होंने क्या किया कि ये जो शेंजन वीज़ा है ये इन्होंने सब खिलाड़ियों को दे दिया जितने भी इंटरनेशनल एथलीट आएंगे। 15,000 जो इंटरनेशनल एथलीट आने वाले हैं उनको भी, और 9,000 जर्नलिस्ट या फिर फॉरेन डेलीगेशन जो आने वाला है उन लोगों को भी, सबको ही इन्होंने शेंजन वीज़ा जो है ये ऑफर कर दिया। शेंजन वीज़ा में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप यूरोपियन यूनियन में किसी एक कंट्री का वीज़ा आपके पास है, मान लीजिए आपके पास फ्रांस का वीज़ा मिल गया आपको। अब आपने यहाँ पे फ्रांस में पहुंचने के बाद आपने शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप शेंजन वीज़ा के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं और अगर आपको ये शेंजन वीज़ा मिल जाता है, तो अगर आप मान लीजिए कि जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस है ही है, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। टोटल जो ये कंट्रीज़ हैं लगभग 35 टू 38 कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो इन सबसे आपको अलग अलग वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। आपने अगर एक बार शेंजन वीज़ा मिल गया तो आप पूरे यूरोप में जो भी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन का पार्ट है उन सब में आप बिना वीज़ा के घूम सकते हैं इस शेंजन वीज़ा की मदद से। यानी कि आपको हर देश में अलग अलग जाकर के वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, ये टूरिज्म को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि भाई अलग अलग देश में जाएंगे। अब छोटे छोटे तो इनके देश होते हैं यूरोप में, कि एक एक देश में जाएंगे और जा करके सब देशों पर वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा लेने में एक हफ्ते लग जाएंगे, 10-10 दिन लग जाएंगे। तो फिर क्या है कि वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आए होंगे उनको घूमने के पर्पज से कि अभी इस बार हम 3-4 देश घूम करके जाएंगे यूरोप से, उन लोगों को फिर वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, इन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि अगर आपको एक बार शेंजन वीज़ा मिल गया तो आपको किसी भी दूसरे देश से वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है पूरे यूरोपियन यूनियन में। आइए आप और अपने टूरिस्ट की तरह आप पूरे जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं सबको आप घूम सकते हैं बेहिचक। फ्रांस जो है इन लोगों ने ऑनलाइन कर दिया कि जितने भी ये आएंगे 15,000 इंटरनेशनल एथलीट और 9,000 जर्नलिस्ट और फॉरेन डेलीगेशन, इन सबको ये ऑनलाइन जो है ये पोर्टल इन्होंने बना दिया है कि शेंजन वीज़ा दे दिया जाएगा। ये नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बता रही है कि इंडिया और यूएई ये एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि एक आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें हम पूरी दुनिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो भी इंडिया है जिसका पार्ट है, उन सारी एक्सरसाइजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए मैं एक ऐसी पीपीटी या फिर स्लाइड या वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम इसमें सारे के सारे लगभग 50 के आसपास जो टोटल डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं जो पूरी इंडिया जो है पूरे एक साल में जो होस्ट करता है या फिर उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इन 50 जो एक्सरसाइजेज हैं इनकी आपको एक पूरी वीडियो बनाऊँ और अच्छे से आपको मैं समझाऊँ, ताकि आपको रट्टा मारने की जगह आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए। ये देश ऐसा है, वो देश वैसा है, और इसके साथ हमारी ये वाली पार्टनरशिप है। इस तरीके से हमारे डिफेंस वाली एक्सरसाइज हम इसके साथ करते हैं। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि डिफेंस वाले जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं ये हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इंडिया और यूएई जो है इन लोगों ने जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की है। कहाँ पे की है ये? राजस्थान में। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट आप याद कर सकते हैं यूएई में क्या है, मोस्टली डेजर्ट्स हैं। और साइक्लोन जो है देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो इंडिया को आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिया को यहाँ पे साइक्लोन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेजर्ट जो है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यूएई, और साइक्लोन को। तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप बन जाती है इंडिया और यूएई के बीच। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, क्योंकि क्या होता है कि कैंसर कैंसर जो है ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। तो अगर इसके बारे में कोई भी रिसर्च होती है तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि वो पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या हुआ अभी आईआईटी मद्रास और एक दूसरा आईआईटी और था साथ में, वो इसमें लिखा नहीं हुआ है। आईआईटी मंडी, आईआईटी मद्रास और आईआईटी मंडी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के रिसर्च किया था। और रिसर्च करके इन लोगों ने प्लांट का रिसर्च करते हुए ऐसे ड्रग्स तैयार किए जिनसे हम कैंसर से फाइट कर सकते हैं। इस ड्रग्स का नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। बस आपको यहाँ पे क्या याद करना है? आपको याद करना है कि कौन कौन से आईआईटी थे। तो एक तो आपका हो गया आईआईटी मद्रास और दूसरा हो गया आईआईटी मंडी। दो तो ये आईआईटीज हो गए। ठीक है, आपको ये याद करना है कौन कौन से इन्वॉल्व थे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको इस दवा का नाम इंपॉर्टेंट है जो कि याद करना है। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। इस दवा का नाम है कैंप्टोकीसिन। कैंप्टोकीसिन एच है। ये कैंप्टोकीसिन नाम की जो दवा है ये हमने प्लांट सेल से प्रोड्यूस करके बनाई है ताकि हम कैंसर से फाइट कर सकें। तो इस दवा का नाम इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिए। और ये दोनों आईआईटी के नाम कर लीजिए याद, जो कि इस रिसर्च में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, अलग अलग जो डे होते हैं पूरे साल में, जैसे 365 या 366 दिन हैं अगर हमारे पूरे साल में, तो हर डे पे कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट या तो फेस्टिवल है या तो इस डे को किसी ना किसी एक कॉज के लिए हमने डिवोट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्लोबल फैमिली डे जो है, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। आप चाहें तो याद रख सकते हैं। वैसे ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है वर्ल्ड ब्रेली डे। ब्रेली डे क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा बंदा है जो कि देख नहीं सकता आँख से, तो क्या करते हैं वो हाथ से छू करके पता लगाते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो एक स्क्रिप्ट अलग से तैयार की गई है इसको हम कहते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं इसको? ब्रेली स्क्रिप्ट। जैसे हमारी हिंदी है वो कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी स्क्रिप्ट। इसी तरीके से ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है ये उन लोगों के लिए होती है जो बच्चे देख नहीं सकते। तो उनको अगर कुछ चीज़ें पढ़नी है तो एक पेपर होता है, उसमें क्या होता है वो थोड़ा सा उभार करके उस तरीके से बनाते हैं कि वो छू करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसे हम कहते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट। तो जो ब्रेली डे है, वर्ल्ड ब्रेली डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है जनवरी 4 को। तो ये एक ट्रिब्यूट है। ये एक ट्रिब्यूट किसको है? लुइस ब्रेली, जिन्होंने इस स्क्रिप्ट की एक तरीके से आप कह सकते हैं खोज की थी। इसका नाम क्या था? लुइस ब्रेली। तो लुइस ब्रेली को ट्रिब्यूट देने के लिए ये वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है।
ये जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये क्या है, कोनेरू हम्पी जो है, ये क्या है, इंडिया की एक चेस ग्रैंड मास्टर है। चेस ग्रैंड मास्टर है ये कोनेरू हम्पी। इन्होंने क्या किया है, एक सिल्वर मेडल जीता। कहाँ पे जीता है? समरखंड नाम की जगह है उज्बेकिस्तान में। यहाँ पे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप हो रही थी, तो इन्होंने क्या जीता, ये सिल्वर मेडल जीता है इसमें। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया में अभी रिसेंटली में किसने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखना। इनका क्या नाम है? कोनेरू हम्पी। इसी तरीके से एक और ये उभरता हुआ सितारा है इस देश का, अनाहत सिंह। इनके जो अनाहत सिंह है, इन्होंने स्क्वैश में इंडिया के लिए अंडर 19 कैटेगरी में जीत दर्ज की है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड जो है वो कहाँ का पार्ट है? यूके का। यूके के अंदर ही आपका स्कॉटलैंड भी आता है और लंदन भी आता है। तो इस स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग। एडिनबर्ग नाम का जो शहर है, यहाँ पे ये स्कॉटिश चैंपियनशिप हो रही थी जो कि स्क्वैश से रिलेटेड थी। और यहाँ पे कौन जीत गया है? अनाहत सिंह। एक अंडर 19 कैटेगरी में गर्ल हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है इंडिया के लिए। तो आप ये नाम याद रखिए बस, अनाहत सिंह। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनाहत सिंह जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। अनाहत सिंह स्क्वैश से। अब आ जाइए इस वीक की जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, पृथ्वी विज्ञान। क्या नाम है इसका? पृथ्वी विज्ञान। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी नाम से ही ये पृथ्वी विज्ञान जानी जाती है। यहाँ पे वीआई जो है वो विज्ञान बताता है, और PRITH जो है ये पृथ्वी को डिनोट करता है। इस तरीके से इस स्कीम का नाम क्या है? शॉर्ट में इसको कहते हैं पृथ्वी, और पूरा नाम है इसका पृथ्वी विज्ञान। ये लॉन्च किया PM मोदी ने, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्कीम है तो इसलिए हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। कि आपको पता है स्कीम जो है वो पूछी जाती रहती है क्वेश्चन पेपर्स में हर साल। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका बजट जो है वो कितना है? 4800 करोड़। तो टोटल बजट कितना है? 4800 करोड़। लेकिन ये एक साल का नहीं है, ये 2021 से लेकर के 2026 तक का बजट है, यानी कि 5 साल का बजट है इस स्कीम का, ये 4800 करोड़ रुपीज़। अब पृथ्वी विज्ञान के अंदर हम करेंगे क्या? पहले तो ये जान लीजिए किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। इसके अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये आप जान लीजिए कोई भी स्कीम जो होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो उसकी मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री हो गई। और जो जैसे आप SSC JEE का अगर एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें बजट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो भी पूछ लेते हैं कितने रुपए की स्कीम थी, टोटल बजट कितना था। तो ये 4800 करोड़ रुपए की स्कीम है। तो हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी देख लेते हैं कि ये पृथ्वी स्कीम जो है इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, क्यों बनाई गई है। तो इसका जो मेन काम है वो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। क्या काम है इसका? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि हमें लगातार जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी निगरानी के लिए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च किया। तो और इसमें अब ये क्या मॉनिटर करना है, इसे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग तो हम करेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, पर उसमें हम क्या क्या काउंट करेंगे? तो उसमें हम काउंट करेंगे ओशियन, तो उसमें हम काउंट करेंगे ओशियन, ऑयल, एयर और पोलर रीजन्स। ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडिया एज ए होल, जो इंडिया की ज्योग्राफी है केवल उसको ध्यान में रख के बनाया गया, नहीं। ये हम पूरी दुनिया की जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर हम निगरानी रखने के लिए ये वाला हमने जो स्कीम है ये लॉन्च किया है। इसमें हम एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट करने वाले हैं वो क्या है कि इससे हम वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम इससे? वेदर फोरकास्टिंग। यानी कि आगे आने वाले 20 दिन बाद मौसम कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, या फिर कोई क्लाइमेट हैजार्ड आने वाला है। क्लाइमेट हैजार्ड यानी कि कोई साइक्लोन आने वाला है क्या? क्लाइमेट हैजार्ड में क्या आप काउंट करेंगे? कोई साइक्लोन आने वाला है, या फिर कहीं पर लैंडस्लाइड होने वाली है, या फिर कोई अर्थक्वेक आने वाला है, अर्थक्वेक या फिर फ्लड या फिर सुनामी, ऐसी कोई भी चीज़। सुनामी, TSUNAMI, सुनामी जो है। तो ये जितने भी क्लाइमेट हैजार्ड्स हो सकते हैं, क्लाइमेट हैजार्ड जितने हो सकते हैं उन सबको हम यहाँ पे एक तरीके से हम उसके ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं इस पृथ्वी विज्ञान स्कीम के थ्रू। और वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि लास्ट के 15 दिन में जैसा मौसम रहा है आगे आने वाले 15 दिन में वैसा ही रहेगा या फिर कुछ चेंज होने वाला है। इसे हम कहते हैं वेदर फोरकास्टिंग। ये कितनी एक्यूरेट होती है, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर रिसोर्सेज स्पेंड करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक अंदाजा लगा दिया कि भाई गर्मी पड़ने वाली है, अब कितनी गर्मी पड़ने वाली, एग्जैक्ट होना चाहिए वो। ये वेदर फोरकास्टिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने के लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का नाम क्या है एक बार और आप याद कर लीजिए? 4800 करोड़ की ये स्कीम, और इसका नाम है पृथ्वी विज्ञान, शॉर्ट फॉर्म इसे कहते हैं पृथ्वी। इसके लिए दोस्तों इतना ही था। और इस वीक की हमने ये पूरी सारी जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी वो सारी हमने कवर कर लिया है। ये 2024 का जो फर्स्ट वीक था, 2024 का जो फर्स्ट वीक था उसकी करंट अफेयर्स है। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर वीक जो है एक ऐसा ही मैं आपको करंट अफेयर्स का वीडियो बना के देता रहूँ, ताकि जो भी बच्चे जो टेक्निकल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं पर वो कहीं ना कहीं GS में या फिर करंट अफेयर्स वाले जो पोर्सन में मार्क खा जाते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे केवल करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे हमने ब्रिक्स डिस्कस किया, तो हमने ब्रिक्स को पूरी डिटेल में लेकर के गए, हमने जो भी टॉपिक पूरे करंट अफेयर्स में डिस्कस किए उनको मैं पूरी डेप्थ में आपके साथ डिस्कस, ताकि उससे दूर दूर तक रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू वॉच अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट मोर सच वीडियोस। सी यू नेक्स्ट टाइम।